नमस्कार साथियों, मैं मुकेश जंगीड़ एक बार फिर आप सभी का अपने YouTube चैनल तक्षशिला पर स्वागत करता हूं। साथियों, अभी तक हमने 1919 के अधिनियम तक पढ़ लिया है और आज हम अपनी क्लास 1935 के अधिनियम से शुरू करेंगे। साथियों, अगर आपको YouTube चैनल पसंद आ रहा है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो आज हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं 1935 के अधिनियम से। भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935 जितने भी ब्रिटिश सरकार के द्वारा अधिनियम लाए गए थे उसमें सबसे बड़ा जो दस्तावेज था वो भारत शासन अधिनियम 1935 था। यह सबसे बड़ा दस्तावेज था। इस अधिनियम के अंदर 321 अनुच्छेद थे, 10 अनुसूचियां थी और 14 भागों के अंदर इसे बांटा गया था। तो इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना बड़ा दस्तावेज था। इस अधिनियम में तीन 321 अनुच्छेद थे, 10 अनुसूचियां और 14 भाग थे। इस हिसाब से ब्रिटिश सरकार के द्वारा 1935 तक जितने भी अधिनियम पारित किए गए थे उनमें सबसे बड़ा जो दस्तावेज था वो भारत शासन अधिनियम 1935 का था। यहाँ से प्रश्न भी पूछा जाता है कि सबसे बड़ा जो अधिनियम है वो कौन सा था। सबसे बड़ा वह जटिल अधिनियम। तो भारत शासन अधिनियम 1935 का जो अधिनियम था वो सबसे बड़ा था और सबसे जटिल प्रावधान किए गए थे। अब हम बात करते हैं कि इसके तहत कौन कौन से प्रावधान किए गए थे। तो जो पहला प्रावधान है उसके तहत प्रांतों में जो द्वैध शासन प्रणाली 1919 के अधिनियम के द्वारा लागू की गई थी उसे 1935 के अधिनियम के तहत ख़त्म कर दिया गया और उसी द्वैध शासन व्यवस्था को केंद्र के अंदर लागू कर दिया गया। हमने 1919 के अधिनियम में ये पढ़ा कि किस प्रकार प्रांतों के विषय को 2 भागों के अंदर बांटा गया। तो इस अधिनियम के अंदर उसे समाप्त करके और जो केंद्र के विषय थे उन्हें उसी प्रकार 2 भागों के अंदर बांटा गया और केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत की गई। तो पहला प्रावधान था कि प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया गया। यानी कि जो प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली जो 1919 के अधिनियम के तहत लागू की गई थी उसे क्या कर दिया गया, 1935 के अधिनियम में उसे क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। दूसरा प्रावधान था केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था लागू की गई। यानी कि विषयों को दो भागों के अंदर बांटा गया, एक केंद्रीय विषय, एक प्रांतीय विषय। अब जो केंद्रीय विषय थे
उनको वापस दो भागों के अंदर बांटा गया, एक आरक्षित विषय और एक हस्तांतरित विषय। जो आरक्षित विषय थे उसमें गवर्नर अपनी परिषद की सहायता से निर्णय लेता था और वो इस निर्णय के लिए किसी के भी प्रति उत्तरदायी नहीं था। ये बात हमने 1919 के अधिनियम में पढ़ी थी। और जो हस्तांतरित विषय थे उसमें गवर्नर जनरल अपने निर्णय के लिए मंत्री परिषद की सिफारिश पर काम करता था और जो मंत्री परिषद होती थी वो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी थी। तो ये जो व्यवस्था है वो प्रांतों से हटाकर कहाँ पर लागू कर दी गई, अब इसे केंद्र में लागू कर दिया गया। यानी कि जितने भी विषय थे उन विषयों को कितने भागों में बांटा गया, दो भागों के अंदर बांटा गया। एक तो आरक्षित विषय और दूसरा हस्तांतरित विषय। इसके बारे में हमने विस्तृत रूप से जो है 1919 के अधिनियम के अंदर पढ़ लिया है, तो शायद यहाँ पर रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। भारत शासन अधिनियम 1935 यह सबसे बड़ा दस्तावेज था और इस अधिनियम के अंदर 321 अनुच्छेद थे, 10 अनुसूचियाँ थी और 14 भाग थे। यानी कि भारत शासन अधिनियम 1935 है वो सबसे बड़ा व सबसे जटिल दस्तावेज था। यहाँ पे प्रश्न बार बार पूछा जाता है, इस बात को आप अपने ध्यान में रखिए। इसके तहत जो मेन प्रावधान किए गए थे उनमें पहला प्रावधान है कि प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। और इस द्वैध शासन प्रणाली को फिर कहाँ पे लागू कर दिया गया, केंद्र के अंदर लागू कर दिया गया। तीसरा जो मुख्य प्रावधान था उसके तहत जो विषय हैं उनका बंटवारा किया गया। यानी कि शक्तियों का बंटवारा किया गया। कैसे? जो विषय थे जिन पर कानून बनाए जाते हैं उन विषयों को 3 भागों के अंदर बांट दिया गया। एक संघ सूची, एक राज्य सूची और तीसरा है समवर्ती सूची। साथियों, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची ये उसी प्रकार है जैसे हमारे संविधान के 7वीं अनुसूची के अंदर हमने विषयों को बांटा है। ये उसी प्रकार 1935 के अधिनियम में भी विषयों को बांटा गया था और ये जो विशेषता है वो हमने यहीं से ली है। तो संघ सूची के अंदर कुछ विषयों को रखा गया, कुछ विषयों को राज्य सूची में और कुछ विषयों को जो है समवर्ती सूची के अंदर रखा गया। संघ सूची के अंदर उस वक्त जो विषय थे वो थे 59, 59 जो विषय थे वो किसमें थे, संघ सूची के अंदर रखे गए थे। इन 59 विषयों पर कानून बनाने का जो अधिकार था वो किसका था, वो केंद्र सरकार का था, उसमें राज्य सरकार हस्तक्षेप नहीं करती थी। दूसरा जो है वो है राज्य सूची के विषय और इसके अंदर 54 विषय थे, 54 विषय थे इसके अंदर और इन विषयों में केंद्र सरकार जो है हस्तक्षेप नहीं करती थी। और जो समवर्ती सूची है उसके अंदर थे 36 विषय। तो इस प्रकार जो है शक्तियों का बंटवारा किया गया और शक्तियों के बंटवारे के तहत विषयों को 3 भागों के अंदर बांटा गया। पहला है संघ सूची, दूसरा है राज्य सूची और तीसरा है समवर्ती सूची। संघ सूची के अंदर उस वक्त जो है 59 विषय थे, राज्य सूची के अंदर 54 विषय थे और समवर्ती सूची के अंदर 36 विषय रखे गए थे। यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि संघ सूची के अंदर 1935 के अधिनियम के तहत कितने विषय थे, या राज्य सूची में कितने विषय थे, या समवर्ती सूची में
1935 के अधिनियम के तहत कितने विषय रखे गए थे। मैं एक बार यहाँ पे लिख देता हूँ, आप नोट कर लीजिएगा। संघ सूची के अंदर 59 विषय थे। दूसरा है राज्य सूची, उसके अंदर 54 विषय रखे गए थे। और तीसरा है समवर्ती सूची, और उसमें 36 विषय रखे गए थे। चौथा जो प्रावधान था उसके तहत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। हमने एक बार पहले भी पढ़ा, जब 1773 के अधिनियम को हमने पढ़ा तब मैंने आपको बताया कि 1774 के अंदर जो है सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। कहाँ पर की गई थी? कलकत्ता के अंदर सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी, और उसमें 4 सदस्य थे, जिसके जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे उनका नाम था एलिजा इम्पे। अब ये जो 1774 के अंदर सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी, उसे 1861 के अधिनियम के तहत समाप्त कर दिया गया। यानी कि सुप्रीम कोर्ट की जो स्थापना 1774 ईस्वी के अंदर की गई थी, उसे 1861 के अधिनियम के तहत क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। और 1861 के अधिनियम के तहत 3 हाई कोर्ट की स्थापना की गई थी। ठीक है, किसकी स्थापना की गई थी? हाई कोर्ट की स्थापना की गई थी, कलकत्ता के लिए अलग से, एक मद्रास के लिए और एक बम्बई के लिए। अब क्या किया गया कि सुप्रीम कोर्ट नहीं है, केवल हाई कोर्ट ही है भारत के अंदर, तो वापस 1935 के अधिनियम के तहत क्या किया गया? एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है अपन को कि पहले भी जो है 1773 के अधिनियम के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी, और वापस जो है 1935 के तहत वापस जो है संघीय न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई है। तो इसमें डबल कैसे आ गया? तो अपन को याद रखना है कि 1861 के अधिनियम के तहत उसे जो है समाप्त कर दिया गया था सुप्रीम कोर्ट को, और सुप्रीम कोर्ट की जगह किसकी स्थापना की गई थी? अलग अलग हाई कोर्ट की स्थापना की गई थी। वापस जब सुप्रीम कोर्ट की आवश्यकता महसूस की गई तो 1935 के अधिनियम के तहत जो है वापस सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। तो सुप्रीम कोर्ट की जो स्थापना है वो हुई थी 1937 के अंदर। हालांकि प्रावधान किया गया था 1935 के तहत, लेकिन इसकी जो स्थापना होती है वो होती है 1937 के अंदर जो है इसकी स्थापना होती है। इसमें जो न्यायाधीश जो रखे जाते हैं वो होते हैं 7, और जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनका नाम होता है सर मॉरिस ग्वेयर। सर मॉरिस ग्वेयर। तो साथियों, यहाँ पे भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत संघीय न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई है, और इसकी जो स्थापना की गई थी वो 1937 के अंदर की गई थी। यहाँ पे यह प्रश्न आता है कि 1935 के अधिनियम के तहत संघीय न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो वो हुई थी 1937 के अंदर। उसमें कितने न्यायाधीश रखे गए थे? उस वक्त उसमें 7 न्यायाधीश थे, और प्रथम जो मुख्य न्यायाधीश थे उनका नाम क्या था? तो उनका नाम था सर मॉरिस ग्वेयर, जो है उनका नाम था। तो यहाँ से जो है प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं, आप इसे एक बार नोट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे शक्तियों का बंटवारा किया गया है, और शक्तियों का जो बंटवारा है वो 3 भागों के अंदर किया गया है। एक संघ सूची जिसमें
59 विषय रखे गए हैं। दूसरा है राज्य सूची जिसमें 54 विषय रखे गए हैं। और तीसरा है समवर्ती सूची जिसमें 36 विषय रखे गए हैं। दूसरा है सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, जो स्थापना की गई थी 1937 के अंदर। उसमें कितने न्यायाधीश थे? 7 न्यायाधीश थे। और जो मुख्य न्यायाधीश है उनका क्या नाम था? सर मॉरिस ग्वायर उनका नाम था। साथियों, अगर आपको कोई भी राय देनी हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं। पांचवा जो मुख्य प्रावधान था वो था लोक सेवा आयोग का गठन। यानी कि 1935 के अधिनियम के तहत जो है क्या किया गया? लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। और ये लोक सेवा क्या करता था? जो भी नियुक्तियां देना है, एग्जाम करवाना है, नियुक्तियां देना है, सेवा के नियम बनाना है, इन सब की जो जिम्मेदारी थी वो किसकी थी? लोक सेवा आयोग की थी। नेहरू जी ने इसे, एक कथन है नेहरू जी का, नेहरू जी ने इसे दासता का पत्र कहा है। दासता का अधिकार पत्र कहा। यह कथन बार बार पूछा जाता है कि नेहरू जी ने दासता का जो अधिकार पत्र है वो किसे कहा? तो वो किसको कहा था? 1935 के भारत शासन अधिनियम को नेहरू जी ने दासता का अधिकार पत्र कहा। यह प्रश्न थोड़ा सा घुमाकर ऐसा भी पूछा जा सकता है कि नेहरू जी ने दासता का अधिकार पत्र किसे कहा? 1935 को, या 1935 के अधिनियम को दासता का अधिकार पत्र किसे कहा? तो किसने कहा? नेहरू जी ने कहा। तो ये जो 5 प्रावधान हैं, उन 5 प्रावधानों को अपन से अच्छे तरीके से अपन को याद करना है और यहाँ से जो है बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो एक बार आप इसे नोट कीजिए। इसी के साथ हमारा भारत शासन अधिनियम 1935 यहाँ पे समाप्त होता है। अब आता है अपना अंतिम अधिनियम, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, जिसके तहत भारत को स्वतंत्रता दी गई थी। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। साथियों, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 हम देख रहे हैं। अब इस वक्त 1947 के अंदर जो ब्रिटिश पीएम थे, ब्रिटिश प्रधानमंत्री, उनका नाम था एटली। ये लेबर पार्टी के थे और इनकी जो सहानुभूति है वो भारत के प्रति थी। इन्होंने एक घोषणा की। इन्होंने क्या की? एक घोषणा की, और वो घोषणा की थी इन्होंने 20 फरवरी 1947 को। 20 फरवरी 1947 को इन्होंने ये घोषणा की कि भारत को 30 जून 1947 को आज़ाद कर दिया जाएगा। कब आज़ाद कर देंगे इसको? 30 जून को इसको आज़ाद कर देंगे। यानी कि उस वक्त 1947 के अंदर जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे जिनका नाम था एटली, उन्होंने 20 फरवरी 1947 को घोषणा की कि 30 जून 1947 को भारत को क्या कर देंगे? हम आज़ाद कर देंगे।
इसलिए 3 जून को माउंटबेटन को वाइसराय बनाकर भारत भेजा जाता है और उनके साथ में एक योजना भेजी जाती है जिसके तहत भारत का विभाजन किया जाता है। भारत विभाजन की योजना माउंटबेटन 3 जून 1947 को लेकर आते हैं और कांग्रेस और मुस्लिम लीग के सदस्य उसे स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन तब तक 30 जून 1947 का जो समय है वो निकल जाता है। उसके बाद में जब ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो माउंटबेटन योजना प्रस्तुत की गई थी उसे स्वीकार करने के बाद में इसे ब्रिटिश संसद के अंदर रखा जाता है और वो जो बिल है वो पारित होता है 18 जुलाई 1947 को। और इस बिल के द्वारा यानी कि 3 जून 1947 को उन्होंने क्या रखा, भारतीय विभाजन का जो है प्रस्ताव रखा। कांग्रेस ने भी उसको जो है 14 जून को जो है स्वीकार कर लिया, मुस्लिम लीग ने भी उसको स्वीकार कर लिया। फिर उससे संबंधित वो एक बिल बनाते हैं, उस बिल को वो क्या करते हैं, संसद के अंदर रखते हैं। अब वो 30 जून को उनकी इच्छा थी कि भाई 30 जून को वो बिल पारित करा के और भारत को आज़ाद कर देवें, लेकिन वो 30 जून को जो है नहीं कर पाते हैं और ये समय निकल जाता है और वो बिल पारित होता है फिर 18 जुलाई 1947 को। जो 18 जुलाई 1947 को बिल पारित होता है उसे क्या कहते हैं, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 कहा जाता है। अब इसके तहत जो मुख्य प्रावधान किए गए थे उनके बारे में अपन देखते हैं। यहाँ से कोई प्रश्न नहीं पूछा जाता है, यहाँ से एकमात्र प्रश्न यही है कि ये बिल कब पारित हुआ था, तो 18 जुलाई 1947 को ये पारित हुआ था। अब हम बात करते हैं भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के मुख्य प्रावधान क्या क्या थे। पहला तो हम ये लिख लेते हैं कि वो बिल पारित कब हुआ था। तो ये बिल 18 जुलाई 1947 को पारित हुआ। इस बिल के तहत जो प्रमुख प्रावधान किए गए थे उनमें पहला प्रावधान है कि भारत को 15 अगस्त 1947 से आज़ाद कर दिया जाएगा। यानी कि भारत को जो 15 अगस्त 1947 को जो आज़ादी मिली है वो किस बिल के तहत मिली है, वो मिली है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत भारत को जो है 15 अगस्त 1947 को आज़ाद किया गया है। दूसरा जो मुख्य प्रावधान किया गया था वो ये था कि भारत के अंदर जो वायसराय का पद था उसे समाप्त कर दिया गया। भारत में वायसराय के पद को समाप्त कर दिया गया। अब देखो, जो वायसराय था वो उस वक्त कौन था, वायसराय था उस वक्त माउंटबेटन। ठीक है, इस वायसराय के पद को हमेशा हमेशा के लिए क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। फिर क्या किया गया, इस वायसराय के पद की जगह पे गवर्नर जनरल का पद बनाया गया। क्यों बनाया गया, ताकि भारत का विभाजन शांतिपूर्ण तरीके से किया जा सके, क्योंकि उस वक्त भारत का संविधान पूर्ण रूप से बनकर तैयार नहीं हुआ था। इसलिए भारत का जो शासन है वो 1935 के अधिनियम के तहत चलाया जा रहा था और 1935 के अंदर जो है शक्तियाँ किसको दी गई थी, वायसराय को दी गई थी।
इसलिए उसके जो है समकक्ष एक गवर्नर जनरल का पद रखा गया, ताकि उस 1935 के अनुसार जो है भारत का शासन चलाया जा सके, पहला काम। दूसरा काम, भारत का विभाजन शांतिपूर्ण तरीके से किया जा सके, तो इसलिए गवर्नर जनरल का पद बनाया गया। संविधान सभा को ये शक्ति दी गई कि वो गवर्नर जनरल के पद पर किसी को भी नियुक्त कर सकते हैं। भारतीय बड़े दयावान थे, इसलिए उन्होंने लॉर्ड माउंटबेटन को क्या कर दिया, गवर्नर जनरल के पद पर नियुक्त कर दिया। तो इस प्रकार स्वतंत्र भारत के प्रथम जो गवर्नर जनरल थे वो कौन थे, लॉर्ड माउंटबेटन थे। पाकिस्तान ने अपने गवर्नर जनरल के पद पर मोहम्मद अली जिन्ना को जो है नियुक्त किया था। उसके बाद में माउंटबेटन के बाद में चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, श्री राजगोपालाचारी, इनको जो है गवर्नर जनरल बनाया गया। ये स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। तो यहाँ पर यह प्रश्न पूछा जाता है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। और दूसरा है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, तो श्री राजगोपालाचारी जो है वो क्या थे, प्रथम गवर्नर जनरल थे। तो साथियों, यहाँ पर एक प्रश्न तो ये यहाँ पे है कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ, 18 जुलाई 1947 को पारित हुआ। दूसरी बात है कि जो भारत को 15 अगस्त 1947 को आज़ाद करने की जो बात है वो किस प्रावधान के तहत है, तो वो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के प्रावधान के तहत है। और यहाँ पर ये दो प्रश्न बनते हैं, तो लॉर्ड माउंटबेटन का और दूसरा प्रश्न है श्री राजगोपालाचार्य का। तो साथियों, अपना टॉपिक जो संवैधानिक विकास है वो यहीं पे समाप्त होता है। आपको ये वीडियोस कैसे लगे आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर लिखें। और अगर आपको तक्षशिला क्लासेज के जो वीडियोस हैं वो आपको अच्छे लग रहे हैं तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तक्षशिला जो यूट्यूब चैनल शुरू किया गया है उस पर शुरुआत से लेकर अंत तक जितने भी भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित टॉपिक हैं उन सब को इसी प्रकार से बताया जाएगा, समझाया जाएगा। इसलिए साथियों, आप इस यूट्यूब चैनल पे बने रहिए और आप अपनी राय ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर आपको किसी भी प्रकार का सवाल पूछना हो तो आप इस मोबाइल नंबर पे आप जो है व्हाट्सएप मैसेज करके और सवाल पूछ सकते हैं। आपके हर सवाल का जो है उत्तर दिया जाएगा। बस इतना ध्यान रखिए आप कि ये जो सवाल है वो टॉपिक से रिलेटेड ही होना चाहिए। धन्यवाद।